जब हम मेवाड़ चित्रकला की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में एक ही तरह की तस्वीरें आती हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई एक अकेली शैली नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े, एक विशाल कलात्मक परिवार की तरह है, जिसकी कई अलग अलग शाखाएं हैं। और जानते हैं, इस परिवार की हर शाखा यानी हर उपशैली की अपनी एक बिल्कुल अलग, एक अनूठी पहचान है, अपनी एक खास कहानी है। ये कहानी मेवाड़ के इतिहास से, उसकी राजनीति और उसके धर्म से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एक पुराना मजबूत पेड़ हो, जिसकी जड़ें तो एक ही हैं, लेकिन उसकी हर डाली पर अलग अलग तरह के, अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं। लेकिन उन सब फूलों में उस जड़ का सार हमेशा मौजूद रहता है। तो आज के इस सफर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक मौलिक कला दृष्टि ने समय के साथ अलग अलग रूप लिए। हम जानेंगे कि कैसे एक राजनीतिक संधि, एक ट्रीटी ने कला की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और कैसे आस्था के बड़े बड़े केंद्रों और शक्ति के आलीशान दरबारों ने अपनी अपनी, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा कलात्मक भाषाओं को जन्म दिया। ये सिर्फ रंगों और रेखाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये मेवाड़ के स्वाभिमान, उसकी गहरी भक्ति और उसके वैभव की कहानी है। तो चलिए इस कलात्मक परिवार की अलग अलग पीढ़ियों की कहानियों को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी आज की इस पड़ताल का रास्ता इन 6 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम मेवाड़ की मौलिक दृष्टि को समझेंगे। वो असल नींव क्या थी, वो बुनियाद जिस पर कला का ये पूरा शानदार महल खड़ा हुआ। इसके बाद हम उस ऐतिहासिक संधि का विश्लेषण करेंगे जिसने कला के इतिहास में एक जबरदस्त, एक युगांतरकारी बदलाव ला दिया। आखिर वो संधि क्या थी और उसने कला के लिए कौन से नए दरवाजे खोले। फिर हम चावंड शैली का अध्ययन करेंगे। ये वो कला है जो किसी शांत महल में नहीं, बल्कि संकट के समय में जन्मी थी। इसके बाद हम भक्ति और आस्था से सराबोर नाथ द्वारा शैली की दुनिया में उतरेंगे, जहां कला खुद पूजा का ही एक रूप बन गई थी। फिर हमारा अगला पड़ाव होगा देवगढ़, जहां कला सामंती शक्ति और दुनियावी वैभव का एक जोरदार प्रदर्शन करती है। और अंत में हम इन सभी शैलियों को एक साथ रखकर इनकी तुलना करेंगे और ये देखेंगे कि मेवाड़ की ये विरासत कितनी विविध और कितनी समृद्ध है। यकीन मानिए, ये सफ़र हमें सिर्फ रंगों और रेखाओं तक ही नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और समाज की गहराइयों तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उस स्रोत पर चलते हैं जहां से ये कला की पूरी धारा निकली, यानी कि मुख्य मेवाड़ शैली। ये वो आधारशिला है, वो फाउंडेशन है जिस पर बाद की सभी उपशैलियां विकसित हुईं। अब मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जरा कल्पना कीजिए, चारों ओर अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं। इस कुदरती किलेबंदी ने मेवाड़ को लंबे समय तक बाहरी हमलों और खासकर शुरुआती मुगल प्रभाव से काफी हद तक महफूज रखा। इसी भौगोलिक एकांत ने, इसी आइसोलेशन ने यहाँ के कलाकारों को अपनी एक स्वतंत्र और मौलिक शैली विकसित करने का भरपूर मौका दिया। ये शैली किसी की नकल नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें भारत की बहुत पुरानी कला परंपराओं में थीं। इसमें हमें अजंता के भित्ति चित्रों की लयात्मकता और गुजरात की जैन अपभ्रंश शैली की मुखरता दोनों का असर दिखता है, जहां सपाट रंग, कोणीय चेहरे और उभरी हुई आंखें होती थीं। मेवाड़ के कलाकारों ने इन सभी तत्वों को अपनी मिट्टी के रंग में ढालकर एक नई, एक ताकतवर पहचान बनाई, जिसका हर एक तत्व, चाहे वो रंग हो, आकृतियां हों या फिर विषय हों, मेवाड़ की संस्कृति और उसके स्वाभिमान को पूरी तरह दर्शाता था। ये वो शुद्ध रूप था जिसमें बाद में कई नई धाराएं आकर मिली। अगर मेवाड़ की मूल शैली की आत्मा को महसूस करना है तो हमें उसके रंगों की भाषा को समझना ही होगा। इस शैली में वैसे तो प्राथमिक रंगों का भरपूर इस्तेमाल हुआ, लेकिन 2 रंग ऐसे हैं जो इसकी पहचान बन गए, चटक लाल और दैवीय पीला। और ये महज रंग नहीं है, बल्कि मेवाड़ के चरित्र के 2 बहुत अहम पहलू हैं। जरा इस लाल रंग को देखिए। ये मेवाड़ का इतिहास है, उसके सदियों का संघर्ष, शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है। ये वो रंग है जो युद्ध के मैदान में बहने वाले खून और राजपूतों के अदम्य उत्साह को दिखाता है। ये आग है, ये ऊर्जा है, ये शक्ति है। वहीं दूसरी तरफ ये पीला रंग है। ये दिव्यता, आध्यात्मिकता और धर्म का प्रतीक है। ये भगवान कृष्ण के पीतांबर का रंग है। ये सोने जैसी चमक और पवित्रता का रंग है। इन दोनों रंगों का एक साथ इस्तेमाल मेवाड़ की विचारधारा को दिखाता है, शौर्य और भक्ति का एक अनूठा संगम। और एक और खास बात, चित्रों के किनारों पर यानी हाशियों पर खासतौर से पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था, जो जैसे पूरे दृश्य को एक पवित्र आभा मंडल में बांध देता हो। ये रंग असल में मेवाड़ की कहानी कहते हैं। रंगों के बाद मेवाड़ शैली की सबसे खास, सबसे विशिष्ट पहचान है उसकी मानव आकृतियों में बनाई गई आंखें। यहाँ के चित्रकारों ने जो आंखें बनाई, वो सिर्फ आंखें नहीं हैं, बल्कि भावों का एक गहरा समंदर हैं। इन्हें मीनाकृत आंखें कहा जाता है, यानी मछली के आकार की।
ये आंखें बड़ी, लंबी और परवल के समान विशाल होती हैं, जो चेहरे के एक बड़े हिस्से को घेर लेती हैं। ये सिर्फ एक कलात्मक पसंद नहीं थी, बल्कि एक आदर्श सौंदर्य को प्रस्तुत करने का एक तरीका था। इन आंखों में एक स्थिरता है, एक गहराई है, जो देखने वाले को सीधे चरित्र के अंतर्मन में झांकने का अवसर देती है। इनमें कोई चंचलता नहीं, बल्कि एक ठहराव है, एक गरिमा है। चाहे वो कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चित्रण हो या किसी राजा का चित्र, ये आंखें उस पात्र को एक अलौकिक और प्रभावशाली व्यक्तित्व देती हैं। ये मेवाड़ शैली का एक ऐसा सिग्नेचर है, एक ऐसा हस्ताक्षर है, जिसे देखते ही पहचाना जा सकता है और जो इसे दूसरी राजस्थानी शैलियों से तुरंत अलग कर देता है। इसके साथ ही लंबी और तीखी नाक राजपूती स्वाभिमान को और भी ज्यादा पुख्ता करती थी। तो मुख्य मेवाड़ शैली के इस दृश्य भाषा के मूल तत्व आखिर थे क्या? इसे समझने के लिए हमें इसके प्रतीकों की दुनिया में उतरना होगा। इसका सबसे प्रमुख विषय था धर्म। वैष्णव धर्म के गहरे असर की वजह से भगवान कृष्ण के जीवन की कथाएं यानी कृष्ण लीला और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों का चित्रण इसका केंद्र बिंदु था। अगर हम प्रकृति के चित्रण को देखें तो कदम का वृक्ष बार बार दिखाई देता है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र प्रतीक है, जिसके नीचे बैठकर वो बांसुरी बजाते थे। पशुओं में हाथी को खास अहमियत दी गई, जो शाही शक्ति, बुद्धि और मेवाड़ की पहाड़ी भूमि का प्रतिनिधित्व करता था। वास्तुकला की बात करें तो महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा बनवाई गई चितेरों री ओवरी, जिसे तस्वीरों रो कारखानों भी कहते थे, एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थी। ये एक समर्पित चित्रशाला थी, एक तरह का स्टूडियो जहां कलाकार एक साथ मिलकर काम करते थे। और इस शैली का स्वर्णकाल, इसका गोल्डन एरा, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय 1628 से 1652 को ही माना जाता है, जिनके संरक्षण में इस कला ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। ये सभी तत्व मिलकर उस मौलिक मेवाड़ शैली का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कई नई शैलियों का आधार बनी। और अब हम मेवाड़ के कला इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने मेवाड़ की कला की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई कलात्मक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक समझौता था। 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि, सदियों के लंबे और कड़े संघर्ष के बाद महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में मेवाड़ और मुगलों के बीच ये शांति संधि हुई। इस संधि ने युद्ध को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान के वो दरवाजे भी खोल दिए जो अब तक लगभग बंद थे। इससे पहले मेवाड़ की कला अपने भौगोलिक और राजनीतिक अलगाव की वजह से मुगल प्रभाव से पूरी तरह अछूती थी। लेकिन इस संधि के बाद जब मेवाड़ के राजकुमार मुगल दरबार में जाने लगे, जब राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा, तो कला पर भी इसका असर पड़ना लाजमी था। ये एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया थी, जिसने मेवाड़ के चित्रों में धीरे धीरे मुगल शैली के तत्वों को शामिल करना शुरू कर दिया। ये वो पॉइंट था, वो बिंदु था जहां से मेवाड़ की कला का विचलन शुरू हुआ और नई उपशैलियों के जन्म की नींव पड़ी। इस टाइमलाइन से हम उस बदलाव को बहुत ही साफ तौर पर देख सकते हैं। 1615 की ये संधि एक विभाजक रेखा की तरह है, एक डिवाइडिंग लाइन। चलिए, इससे ठीक 10 साल पहले 1605 में चलते हैं। चित्रकार निसारदीन ने चावंड में रागमाला का चित्रण किया था। ये रागमाला सेट शुद्ध, मौलिक मेवाड़ी शैली का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें मुगल प्रभाव लगभग न के बराबर है। इसमें वही चटखलाल और पीले रंग हैं, वही ठेठ राजस्थानी वेशभूषा और वही सरल बैकग्राउंड है जो मूल मेवाड़ की पहचान थी। फिर 1615 में वो ऐतिहासिक संधि होती है। ये एक राजनीतिक समझौता था, लेकिन इसका सांस्कृतिक नतीजा बहुत गहरा हुआ। संधि के बाद हम देखते हैं कि कला में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। चित्रों में पुरुषों के घेरदार जामे और पगड़ियों के डिजाइन में मुगल अंदाज की झलक मिलने लगती है। महलों और दरबार के चित्रण में मुगल वास्तुकला के मेहराब और दूसरे तत्व शामिल होने लगते हैं। ये वो लम्हा था जिसने कला के विकास के लिए नए रास्ते खोल दिए और मेवाड़ की कला को एक ऐसे दौर में ले आया जहां परंपरा और प्रभाव का एक दिलचस्प मिश्रण होना शुरू हो गया था। अब हम मेवाड़ की एक ऐसी उपशैली की बात करेंगे जिसका जन्म किसी शांत और खुशहाल महल में नहीं, बल्कि युद्ध और संघर्ष के बीच हुआ था। ये है चावंड शैली। इस शैली की कहानी सीधे तौर पर मेवाड़ के सबसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप से जुड़ी है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब मेवाड़ अपनी वजूद के लिए संघर्ष कर रहा था, तब महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया। जरा सोचिए, ये एक ऐसा समय था जब कला और संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन मेवाड़ की जीवटता देखिए कि इस मुश्किल दौर में भी एक नई कला शैली ने जन्म लिया।
चावंड शैली का विकास उस समय हुआ जब मेवाड़ मुगलों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और 1615 की वो संधि अभी भविष्य के गर्भ में थी। इसीलिए ये शैली उस मौलिक, उस शुद्ध मेवाड़ शैली का अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रस्फुटन मानी जाती है, जिसमें मुगल प्रभाव लगभग शून्य था। ये कला संघर्ष के समय में मेवाड़ की आत्मा और उसके स्वाभिमान की एक सच्ची अभिव्यक्ति थी, जैसे पत्थरों पर उकेरी गई कोई कविता हो। चावंड शैली की उत्पत्ति ही इसे सबसे अनोखा बनाती है। ये किसी राजा के शौक या शांति के दौर की देन नहीं थी, बल्कि ये एक संकटकालीन राजधानी की उपज थी। महाराणा प्रताप और उनके बाद उनके बेटे महाराणा अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में ये शैली पनपी। इसका स्वर्ण काल असल में अमर सिंह प्रथम के समय को ही माना जाता है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक तरफ मुगलों से लगातार संघर्ष चल रहा है, संसाधनों की भारी कमी है, और उस माहौल में कलाकार बैठकर चित्र बना रहे हैं। ये दिखाता है कि कला मेवाड़ के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उनकी पहचान और उनकी संस्कृति को जिंदा रखने का एक जरिया थी। इन चित्रों में आपको वही मौलिक मेवाड़ वाली सादगी, वही ऊर्जा और वही चटक रंग मिलेंगे, क्योंकि उस समय बाहरी दुनिया से कोई संपर्क या समझौता था ही नहीं। ये कला पूरी तरह से अपनी जड़ों से जुड़ी हुई थी। ये मेवाड़ की उस अदम्य इच्छाशक्ति का प्रमाण है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थी। चावंड शैली इसीलिए सिर्फ एक कला शैली नहीं, बल्कि मेवाड़ के प्रतिरोध और स्वाभिमान का एक जिंदा दस्तावेज है। चावंड शैली का सबसे महत्वपूर्ण और महान उदाहरण जो आज हमारे पास मौजूद है, वो है 1605 में चित्रकार निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला सेट। ये कृति इस शैली के शिखर का, उसके पीक का प्रतिनिधित्व करती है। अब इस कृति में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये हमें 1615 की संधि से ठीक पहले की कला का एक बिल्कुल साफ चित्र देती है। इसमें मेवाड़ की मूल कला के सभी तत्व अपनी पूरी शुद्धता के साथ मौजूद हैं। रंगों में वही चमकदार लाल और पीले रंग की प्रधानता है जो मेवाड़ की आत्मा को दर्शाते हैं। पृष्ठभूमि बहुत ही सरल रखी गई है, जिससे देखने वाले का ध्यान पूरी तरह से मुख्य विषय पर रहे। पात्रों की वेशभूषा पूरी तरह से राजस्थानी है, जिसमें मुगल पहनावे का कोई असर नहीं दिखता। ये कृति एक तरह से एक बेंचमार्क है, एक कसौटी है, जिससे हम बाद में हुई मुगल संधि के प्रभाव को नाप सकते हैं। निसारदीन की ये रागमाला चावंड शैली की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये हमें दिखाती है कि बाहरी प्रभावों से मुक्त मेवाड़ की कला कितनी शक्तिशाली, जीवंत और मौलिक थी। ये वाकई संकट के समय में कला के संरक्षण का एक अद्वितीय उदाहरण है। चलिए अब चावंड के संघर्षपूर्ण माहौल से निकलकर भक्ति और आस्था की एक पूरी तरह से अलग दुनिया में चलते हैं। ये है नाथद्वारा शैली। इस शैली का जन्म किसी राजनीतिक संधि या युद्ध से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के एक बहुत ही साहसिक काम से हुआ। इसकी कहानी 7वीं सदी में शुरू होती है, जब मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। इस धार्मिक संकट के समय वृंदावन से गोस्वामी दामोदर दास और गोविंद दास भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को एक रथ में लेकर एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकले। वो कई राज्यों से गुजरे, लेकिन किसी ने उन्हें शरण देने की हिम्मत नहीं की। तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, जो अपनी धर्मनिष्ठा और मुगल विरोधी नीति के लिए जाने जाते थे, उन्हें संरक्षण दिया। उन्होंने 1672 में सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति को पूरे आदर और सम्मान के साथ स्थापित करवाया। यही सिहाड़ गांव आगे चलकर नाथद्वारा कहलाया, और यहीं से भक्ति और कला के संगम से एक पूरी तरह से नई चित्रकला शैली का जन्म हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ श्रीनाथ जी की सेवा और पूजा को समर्पित थी। नाथद्वारा शैली की आत्मा और उसकी विश्व प्रसिद्ध पहचान पिछवाई कला में बसती है। पिछवाई शब्द का सीधा सा मतलब है पीछे वाली। ये कपड़े पर बने बहुत बड़े आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति के ठीक पीछे दीवार पर लटकाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, ये पूजा का एक अभिन्न अंग है। आप इन्हें एक तरह से श्रीनाथ जी के हर दिन का मंच समझ सकते हैं। हर त्योहार, हर मौसम और दिन के हर पहर के हिसाब से अलग अलग पिछवाई लगाई जाती है, जो उस खास मौके से जुड़े कृष्ण लीला के दृश्यों को दिखाती है। जैसे कि शरद पूर्णिमा पर रास लीला की पिछवाई, जन्माष्टमी पर कृष्ण के जन्म की, और अन्नकूट के त्योहार पर गोवर्धन पूजा की। इस तरह पिछवाई कला ने चित्रकारों को कृष्ण के जीवन के अनगिनत पहलुओं को चित्रित करने का मौका दिया। ये एक ऐसी कला थी जो सीधे मंदिर की रोजाना की गतिविधियों और धार्मिक कैलेंडर से जुड़ी हुई थी, और इसी धार्मिक जरूरत ने एक ऐसी कला परंपरा को जन्म दिया जो आज पूरी दुनिया में अपनी जटिलता, अपने भक्ति भाव और अपनी अनूठी शैली के लिए जानी जाती है।
जब एक कला शैली एक नए केंद्र में विकसित होती है तो उसके प्रतीक, उसके सिंबल्स भी बदल जाते हैं। ये स्लाइड बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि नाथद्वारा शैली ने कैसे अपनी एक अलग विजुअल लैंग्वेज विकसित की। मुख्य मेवाड़ शैली में जहां प्रकृति का प्रतीक कदम का वृक्ष था जो कृष्ण की ब्रज की लीलाओं से सीधे तौर पर जुड़ा है, वहीं नाथद्वारा में आकर ये जगह केले के वृक्ष ने ले ली। ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक कारण है। वल्लभ संप्रदाय, जिसका नाथद्वारा मुख्य केंद्र बना, वो असल में मथुरा वृंदावन यानी ब्रजभूमि से आया था। ब्रजभूमि यमुना के किनारे बसा एक हरा भरा सघन वनस्पतियों वाला इलाका है जहाँ केले के कुंज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उसी ब्रजभूमि के माहौल, उसकी हरियाली और उसकी पवित्रता को राजस्थान की धरती पर फिर से जिंदा करने के लिए नाथद्वारा के कलाकारों ने अपने चित्रों के बैकग्राउंड में केले के पेड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक पेड़ का बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक पूरे सांस्कृतिक और भौगोलिक माहौल को कला के जरिए ट्रांसप्लांट करने की कोशिश थी, ताकि भक्त जब श्रीनाथ जी के दर्शन करें तो उन्हें साक्षात ब्रज में होने का अनुभव हो। नाथद्वारा शैली की एक और बहुत ही प्रगतिशील और महत्वपूर्ण खासियत है महिला चित्रकारों की मौजूदगी और उनके योगदान का बाकायदा दस्तावेजीकरण। जरा सोचिए, उस दौर में जहां कला का क्षेत्र लगभग पूरी तरह से पुरुषों के कब्जे में था, वहीं नाथद्वारा में हमें कमला और इलायची जैसी महिला चित्रकारों के नाम प्रमुखता से मिलते हैं। ये एक असाधारण बात थी। ये सिर्फ सहायक कलाकार नहीं थी, बल्कि बड़े चित्रकारों के लिस्ट में इनका नाम नारायण और चतुर्भुज जैसे पुरुष कलाकारों के साथ लिया जाता था। उनका काम शैली की उन विशेषताओं को और भी निखारता था जो इसे खास बनाती हैं, यानी भक्ति, वात्सल्य और कोमलता का भाव। ये कल्पना करना बहुत सहज है कि कृष्ण की बाल लीलाओं, यशोदा के मातृत्व या फिर गोपियों की भक्ति को चित्रित करने में इन महिला कलाकारों की नज़र ने एक खास गहराई और संवेदनशीलता जोड़ी होगी। कमला और इलायची का योगदान हमें ये याद दिलाता है कि कला के इतिहास में महिलाओं की भूमिका को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन नाथद्वारा शैली ने उनके महत्व को पहचाना और हमें ये मौका दिया कि हम उनकी कलात्मक विरासत को भी याद करें। भक्ति और आध्यात्मिकता की दुनिया से अब हम एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां कला का मकसद शक्ति, वैभव और दुनियावी शान शौकत का प्रदर्शन करना था। यह है देवगढ़ शैली। इसका जन्म मेवाड़ के ही एक प्रथम श्रेणी के ठिकाना यानी एक बहुत ताकतवर सामंती जागीर में हुआ था। 17वीं सदी के आखिर में 1680 के आसपास रावत द्वारिकादास चुंडावत ने इस शैली की नींव रखी। अब यहाँ पर नाथद्वारा से बिल्कुल उल्टा मामला था। नाथद्वारा में कला का केंद्र मंदिर था, लेकिन देवगढ़ में कला का केंद्र शासक का दरबार था। इसलिए यहाँ की कला का मकसद भगवान की लीलाओं का चित्रण करना नहीं, बल्कि ठिकाने के शासकों यानी सामंतों के जीवन, उनके शौर्य और उनकी भव्य जीवन शैली को दिखाना था। ये कला इस बात का सबूत थी कि मेवाड़ के भीतर भी सत्ता के कई केंद्र थे और हर केंद्र अपनी पहचान और अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए कला का इस्तेमाल कर रहा था। देवगढ़ की कला हमें उस सामंती दुनिया की एक जबरदस्त झलक देती है जो शिकार, युद्ध और भव्य दरबारों के इर्द गिर्द घूमती थी। देवगढ़ शैली को अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया जाता है, कॉकटेल शैली, और इसकी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति में छिपी है। देवगढ़ एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर था। ये मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ यानी जयपुर की सीमाओं के मिलन स्थल पर था। इस अनोखी लोकेशन का सीधा असर यहाँ की कला पर पड़ा। ये किसी एक शैली से बंधी नहीं रही, बल्कि इसने अपने तीनों पड़ोसियों से कलात्मक तत्व उधार लिए और उन्हें आपस में मिलाकर एक नई, एक मिक्स्ड शैली को जन्म दिया। इसमें आपको मेवाड़ की कला की गरिमा और स्ट्रक्चरल मजबूती मिलेगी, तो वहीं मारवाड़ शैली का शौर्य, जैसे ऊंचे कदकाठी वाले पुरुष और घोड़ों का चित्रण भी दिखाई देगा। साथ ही इसमें जयपुर शैली की चमक दमक, रंगों की विविधता और सजावटीपन का भी एक अद्भुत मिश्रण है। ये एक ऐसी कला थी जिसने अपने आसपास की सभी प्रमुख शैलियों के सबसे बेहतरीन तत्वों को अपने अंदर समा लिया था। इसी वजह से विद्वान डॉक्टर श्रीधर अंधारे, जिन्होंने इस शैली को दुनिया के सामने लाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया, ने इसकी प्रकृति को समझाने के लिए कॉकटेल शब्द का इस्तेमाल किया। जिस तरह मुख्य मेवाड़ शैली की पहचान चितेरोरी ओवरी से जुड़ी है, ठीक उसी तरह देवगढ़ शैली की पहचान अजारा की ओवरी से है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
चितेरोरी ओवरी जहां एक समर्पित चित्रशाला थी, एक प्रॉपर आर्ट स्टूडियो, वहीं अजारा की ओवरी देवगढ़ महल का वो हिस्सा है जिसे मोती महल भी कहते हैं, जो अपनी दीवारों पर बने भित्ति चित्रों यानी फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। यहाँ की दीवारों पर देवगढ़ के सामंतों के जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। ये एक तरह से उनके जीवन की एक खुली किताब थी, उनकी शक्ति का एक स्थायी प्रदर्शन। इन चित्रों का विषय धार्मिक या पौराणिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से लौकिक और दरबारी था। यहाँ आपको शिकार के सीन, हाथियों की लड़ाई, भव्य दरबार और सामंतों के पर्सनल पोर्ट्रेट्स मिलेंगे। ये देवगढ़ के शासकों का अपनी शक्ति, अपने शौक और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अमर बनाने का एक तरीका था। अजारा की ओवरी हमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि देवगढ़ शैली का फोकस भगवान पर नहीं, बल्कि शासक पर केंद्रित था। तो देवगढ़ की कला आखिर कौन सी कहानियां कहती हैं? ये स्लाइड उन्हीं कहानियों का सार हमारे सामने रखती है। यहाँ के चित्रों में आपको भक्ति की शांति नहीं मिलेगी, बल्कि दुनियावी जीवन की गतिशीलता और ऊर्जा मिलेगी। सबसे प्रमुख विषय था शाही शिकार या आखेट। इन चित्रों में शासकों को जंगली जानवरों का शिकार करते हुए बड़े ही सजीव और नाटकीय तरीके से दिखाया गया है, जो उनके शौर्य और पराक्रम का प्रतीक था। इसके अलावा भव्य दरबारी दृश्यों का चित्रण होता था, जिसमें सामंत अपने पूरे वैभव के साथ दिखाए जाते थे। हाथियों की लड़ाई एक और पसंदीदा विषय था, जो शक्ति प्रदर्शन का एक लोकप्रिय माध्यम था। और सबसे महत्वपूर्ण, सामंतों के व्यक्तिगत चित्र बनाए जाते थे, जो उनके व्यक्तित्व और उनके रुतबे को स्थापित करते थे। ये कला पूरी तरह से अपने संरक्षक यानी सामंती शासक के इर्द गिर्द घूमती थी। ये उनके जीवन का जश्न मनाती थी और उनकी सत्ता को वैधता देती थी। ये नाथद्वारा की भक्तिपूर्ण कला से बिल्कुल उलट थी, और इस शैली को कला जगत के सामने लाने का श्रेय विद्वान डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। अभी तक हमने मेवाड़ की मौलिक शैली और उसकी प्रमुख उपशैलियों चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़ की अलग अलग यात्रा की है। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ बुनने का और ये देखने का कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और कैसे अलग हैं। ये तुलनात्मक विश्लेषण हमें मेवाड़ स्कूल की पूरी तस्वीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। ये उस पहेली को सुलझाने जैसा है जिसके अलग अलग टुकड़ों को हमने अब तक देखा है, और अब हम उन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ही मूल स्रोत से निकली कला ने अलग अलग हालातों में, चाहे वो धार्मिक हो, राजनैतिक हो या सामंती, कैसे कैसे रूप धारण किए। ये सिंथेसिस हमें ये समझने में मदद करेगा कि मेवाड़ स्कूल असल में एक शैली नहीं है, बल्कि अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई कलात्मक भाषाओं का एक बहुत ही समृद्ध परिवार है, जिसकी हर भाषा अपनी एक अनूठी कहानी कहती है। तो चलिए इस विरासत की विविधता और गहराई को समझने के लिए इन शैलियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये तालिका नाथद्वारा और देवगढ़ के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है, और ये फर्क सीधे तौर पर उनके संरक्षकों की प्रकृति से जुड़ा है। देखिए, 1615 की संधि के बाद बने राजनीतिक माहौल ने ही इन दोनों तरह की कलाओं को पनपने का मौका दिया। नाथद्वारा का संरक्षक खुद मंदिर था, खुद भगवान थे, इसलिए यहाँ की कला का हर पहलू धर्म और भक्ति को समर्पित था। इसका मूल विषय था कृष्ण लीला, और इसका मुख्य प्रतीक थे श्रीनाथ जी और उनकी सेवा में इस्तेमाल होने वाली पिछवाई। यहाँ के चित्रों का माहौल आध्यात्मिक, शांत और प्रेम से भरा है। इसके ठीक उलट देवगढ़ का संरक्षक एक सामंती दरबार था, एक ठिकाने का शासक, इसलिए यहाँ की कला पूरी तरह से लौकिक थी। इसका मूल विषय था शासक का जीवन, उसका दरबार, उसका शौर्य। इसके मुख्य प्रतीक थे शिकार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई और सामंतों के चित्र। यहाँ के चित्रों का माहौल दुनियावी, गतिशील और शक्ति से भरपूर है। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे कला हमेशा अपने संरक्षक की विचारधारा और मकसद को दर्शाती है। एक ही मेवाड़ स्कूल के अंदर मंदिर और दरबार ने दो पूरी तरह से अलग कलात्मक दुनिया का निर्माण कर दिया। अब बात करते हैं रंगों की, जो किसी भी कला शैली की पहचान होते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को दिखा रही है। जरा बाईं तरफ देखिए, मुख्य मेवाड़ शैली और चावंड शैली, जो मुगल प्रभाव से पहले की कला थी, उसकी पहचान इस चटक लाल और पीले रंग से थी। लाल रंग शौर्य का और पीला रंग दिव्यता का प्रतीक था। ये रंग संयोजन मेवाड़ के संघर्षपूर्ण और गौरवशाली इतिहास को दिखाता था। लेकिन अब दाईं ओर देखिए, जब हम उपशैलियों, खासकर नाथद्वारा और देवगढ़ की तरफ बढ़ते हैं, तो हम रंग योजना में एक बड़ा बदलाव देखते हैं। यहाँ लाल रंग की जगह इस हरे रंग ने ले ली। अब प्रमुख रंग संयोजन हरा और पीला हो गया। ये बदलाव क्यों हुआ? नाथद्वारा के संदर्भ में हरा रंग ब्रजभूमि की सघन हरियाली, प्रकृति और जीवन का प्रतीक था। ये कृष्ण की लीला भूमि के शांत और हरे भरे माहौल को दिखाता था। देवगढ़ में भी प्राकृतिक दृश्यों और शिकार के दृश्यों में हरे और पीले रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ।
ये रंगों का बदलाव सिर्फ एक खूबसूरती से जुड़ा चुनाव नहीं था, बल्कि ये विषय वस्तु और माहौल में आए बदलाव का भी एक बिल्कुल साफ संकेत था। मेवाड़ की कलात्मक विरासत को और गहराई से समझने के लिए आइए चावंड की दरबारी कला की तुलना एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा से करते हैं, शाहपुरा की फड़ चित्रकला। ये तुलना हमें दिखाती है कि कला कितने अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। चावंड शैली, जैसा हमने देखा, एक राजकीय संकट से जन्मी शाही कला थी। इसका माध्यम छोटे चित्र थे जो दरबारी एल्बमों में रखे जाते थे। इसके दर्शक सीमित थे, राजा और उसका दरबार। इसके ठीक उलट शाहपुरा की फड़ शैली सामुदायिक आस्था से जन्मी एक लोक कला है। इसका माध्यम कपड़े पर बने विशाल स्क्रॉल या फड़ होते हैं, जिन पर बाबूजी और देवनारायण जी जैसे लोक देवताओं की पूरी जीवन गाथा चित्रित होती है। इसके दर्शक पूरा गांव या समुदाय होता है। भोपा और भोपी, जो पुजारी गायक होते हैं, इन फड़ों को लेकर गांव-गांव घूमते हैं और रातों को रावण हत्ता बजाकर इन कथाओं को गा के सुनाते हैं। ये एक जीवंत, सार्वजनिक और कथात्मक कला है। एक तरफ शाही एकांत की कला, तो दूसरी तरफ सामुदायिक उत्सव की कला। दोनों ही मेवाड़ के विरासत का अटूट हिस्सा है। तो हमारी इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेवाड़ कला के विकास की कहानी को हम इन 4 सरल चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक मजबूत नींव रखी गई, मौलिक मेवाड़ शैली की, जो अपने भौगोलिक अलगाव की वजह से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। फिर एक प्रेरक घटना हुई, 1615 की मुगल मेवाड़ संधि। इस एक राजनीतिक घटना ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के दरवाजे खोल दिए और कला के विकास की दिशा ही बदल दी। इसके बाद विचलन का दौर आया। इस नए माहौल में अलग अलग दबावों और प्रेरणाओं के तहत नई नई उपशैलियों का जन्म हुआ। औरंगजेब की नीतियों के जवाब में नाथद्वारा की भक्तिपूर्ण कला उभरी, तो वहीं सामंती व्यवस्था के तहत देवगढ़ की दरबारी कला विकसित हुई। और आखिर में हमें एक समृद्ध विरासत मिली। मेवाड़ स्कूल आज एक अकेली शैली का नाम नहीं है, बल्कि ये चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा जैसी कई विशिष्ट फिर भी आपस में जुड़ी हुई कलात्मक भाषाओं का एक पूरा परिवार है, जो हमें मेवाड़ के इतिहास की बहुआयामी कहानी सुनाता है। हमने देखा कि मेवाड़ में कला कैसे शक्ति की, आस्था की और संस्कृति की कहानी कहती थी। एक राजा के दरबार में ये उसकी ताकत और उसके वैभव का बखान करती थी। एक मंदिर की दीवार पर ये भक्ति और ईश्वर की लीलाओं का गुणगान करती थी। एक गांव के चौक में ये लोक नायकों की गाथाएं सुनाती थी। कला कभी भी खामोश नहीं होती, वो हमेशा अपने समय और अपने समाज का आईना होती है। उसकी कहानियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मेवाड़ की दीवारें उनके इतिहास की कहानियां कह रही थीं, तो आज के दौर में हमारी दीवारें, हमारे घरों की दीवारें, हमारे शहरों की, हमारी डिजिटल दुनिया की दीवारें, वो कौन सी कहानियां कह रही हैं? वो हमारे समय के बारे में, हमारे मूल्यों के बारे में, हमारी आकांक्षाओं और हमारे संघर्षों के बारे में भविष्य को क्या बताएंगी? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। विचार जरूर कीजिएगा।